बंदे कर लेंगे कॉर्पोरेट वाले, क्या 2 लाख बंदे जो सेल टैक्स में जिन्होंने रजिस्टर ई इनवॉइसिंग के लिए इंटीग्रेट होना है, ये 4 बंदे इनको कर लेंगे 8 दिनों में? वो तो हो नहीं सकता। दूसरा, अगेन एक मिस्टेक, कंसल्टेशन आपने की। बेस्ट एग्जांपल सेक्शन 4C सुपर टैक्स, सेक्शन 7 डीम्ड इनकम टैक्स, सीबीटी, ये तीनों लॉज बजट 2023 में आए और अप्लाई किया गया 2022 से। वो तीनों ही कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए, चेक कर, वो अभी खत्म नहीं हुए, एक और आ गया था। तो रिक्वेस्ट ये है, बिल्कुल करें, बट लोगों को, चैम्बर को, बार्स को, टैक्स पेयर को एतमाद में लेने के बाद। आखिरी बात है, IMF का प्रेशर है, कोई भी प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, तो आप उसे साफ बताओ भाई, इतने शॉर्ट टाइम में पूरे पाकिस्तान के लिए, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि एक रिटर्न आप बनाए पूरे पाकिस्तान के लिए, तो आपको पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लिमिटेशन FBR की भी समझे, इतना आसान काम नहीं होता कि आप चंद दिनों में एक चीज अपलोड कर दें और पता लगे पूरे पाकिस्तान को आपने नीचे ले लिया। ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए टाइम चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, उन बनाने वाले को भी मिलना चाहिए और जिस पे अप्लाई होना है उसको भी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। तो ये थे कि इसमें कुछ। दूसरी बात यह है कि 2 महीने, ये भी कंप्लेंट आ रही है कि 2 महीने के अंदर जब रिटर्न नहीं की है, सिस्टम ने लोगों को नॉन एक्टिव कर दिया। अब वो मेरी तो गलती नहीं है भाई, आप उसको समझाएं सिस्टम को, वे भी बाय डिफॉल्ट उसका फार्मूला है, वो ऑटोमेटिक 2 महीने बाद लोगों को बाहर निकाल देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि सेक्शन SRO 55 के, और इसको मिला के आपने पढ़ना है जो 79 है, इससे पिछला जो SRO है जस्ट आपका अभी आया है, तो उसमें आपको वो बताएगा कि अच्छा अब आप 4 बंदों के अलावा किसी से सिस्टम आपने इंटीग्रेट नहीं करवाना। लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर नाम है इनका, इनको लाइसेंस दिया गया है। एक और बात करके मैं क्लोज करूंगा, अभी तक बोर्ड ने ये भी इसमें प्रिस्क्राइब किया था कि ये लाइसेंस इंटीग्रेटर को आपने फीस देनी है तो तब आप इंटीग्रेट होंगे, उसके पैसे टैक्स पेयर ने पे कर रहे हैं, पराल को निकाल के, पराल वाले फ्री कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 3 बंदे हैं वो फी चार्ज करेंगे, लेकिन फी अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं की गई। अब वो पहले आपको पता है पीछे पार इनवाइस का मसला था, उस सिस्टम के ऊपर एक ही पार्टी की, कराची की थी, वो बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये फी अब कितनी होगी, इस पे कितना अप्लाई होगा, तो इसके भी अभी जो रूल्स है वो प्रिस्क्राइब करेगा बोर्ड। अब वो किसी को फोल्डेबल है, किसी को नहीं है, नहीं होगा तो प्राल के थ्रू जाएगा, वरना नेगोशिएशंस करके तो आपको लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर के थ्रू ई इनवॉइसिंग के लिए अपने आप को उसकी क्रिएशन एंड अपलोडिंग के लिए इनवॉइसेस के लिए होना पड़ेगा। अब 2 चीजें अलग अलग हैं। रिटर्न्स के लिए आप इंटीग्रेशन आपकी अपनी जगह पे है, और ई इनवॉइसिंग अब इनवॉइसेस भी साथ जाएगी, और तीसरे स्टेप में हो सकता है कल को रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होगा, अगले फेज में शायद ये भी होगा, क्योंकि ऑनलाइन पे हर चीज अब आ रही है। बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे हर चीज उन्होंने ऑनलाइन पे की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज इसमें जाएगी। मैंने कोशिश की इसमें जितने पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिर इसको हम एंटरटेन करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप जोशार से माइक दे दो। मैंने बच्चे से स्टॉक में और एनर्जी इसमें बेसिकली जो कॉस्ट की वेरिएशन का मेथड है वो क्या IFRS वाला जो हम अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं, देखिए ऑन टोटल कॉस्ट वाला है,
या ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला, क्योंकि आप सर्विसेज पे भी इनपुट क्लेम करते हैं, सेल टैक्स पर्पज के लिए तो वो कॉस्ट भी आ जाएगी ना, कोई इनपुट एक्स्ट्रा वो एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं देखिए, बात ये है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे मुताबिक जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसी ने बेस करना है। वो जो वैल्यूएशन आप यूज कर रहे हैं सेक्शन 35 की, वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए, उसका सेल टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो आप उसकी रिकंसिलिएशन भी बना के देंगे कि सेल टैक्स में आपका स्टॉक, यही मैं आपसे कह रहा था ना कि जब आपकी इंपोर्ट का फर्क आना है, स्टॉक का फर्क आएगा, तो आपने रिकंसिलिएशन बना के देनी है कि जनाब सेल टैक्स किस बेस, दोनों इंडिपेंडेंट लॉ है, इसमें जजमेंट्स आ चुकी है। आपको सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई लॉ सुपीरियर अदर देन सुपीरियर लॉ इनकंसिस्टेंट विद इनकम टैक्स लॉ होगा तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा। इट मींस के सेक्शन 35 जो आप कह रहे हो वो इनकम टैक्स का प्रिंसिपल है, विच एवर इज IS2 जो भी आपका रेलेवेंट है कि जी विच एवर इज लोअर है। सेल टैक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है, वो आपको एक्चुअल बेस पे वो लेके जा रहा है, बाद में आप रिकंसिलिएशन, मसलन मेरा सेल टैक्स में डाटा शो कर रहा है 2 लाख रुपए का स्टॉक, इधर आपने कर दिया उसको 1.5 लाख रुपए का, तो आप रिकंसिलिएशन बना देंगे जनाब मैंने कॉस्ट ही लिखी थी तो सेक्शन 35 के मुताबिक मैंने उसको राइट डाउन कर दिया है, NRV पे मैं ले गया। ये बेसिकली आप रिकंसिलिएशन बना देंगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे है जी मैन्युफैक्चर्ड को वही है, वही इंक्लूडिंग प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट होती क्या है, जो उसको बनाने पे कॉस्ट है, वो कॉस्टिंग में से निकलेगा या फाइनेंशियल में से ले लें, तरीका एक ही है आपके पास, तो इसको अलग कर दें आप और उसको अलग कर दें। और कोई क्वेश्चन आप? कैश नॉन कैश दोनों आ रहे होंगे कॉस्ट, वो कैश नॉन कैश का कॉस्ट का एलिमेंट होना चाहिए उसमें, उसका कोई मसला नहीं है, क्रेडिट पे भी निकले आप। और वही जो मेरी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी फिर वो भी मेरी सेल की कॉस्ट आ जी कॉस्ट आनी चाहिए, अभी तक अभी आ नहीं रही, यही हम कह रहे हैं कि भाई इसको ठीक करें आप। जी आपका कोई और सवाल तो नहीं? ये माइक दें आप इधर। ये माइक इधर। जी जी आप कर लें बस। सर ये जो इंटीग्रेशन के कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा सिर्फ 4 जो इंटीग्रेटर्स हैं लेसर्स, इनके अलावा भी वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट इनवॉइसिंग खुद एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट सर्विस। सर अगर आपके पास ऐसी एक्सपर्टीज है तो कोई मसला नहीं है, अगर वो अगर रूल्स परमिट करते हैं। अच्छा आपका सवाल भी है, वो ये है कि इन्होंने अभी तक उसको ओपन ही नहीं किया, जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है उसका ऑप्शन ओपन कर दिया और सिंगल यानी आप उस सेल्फ एंट्री कर सकते हैं, उसको ओपन ही नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि सेल्फ एंट्री करना बहुत आसान होगा किसी बंदे के लिए, आप अदरवाइज एक्सेल पे ERP पे कहीं पे भी इनवॉइस बना रहे हैं तो सेम इनवॉइस आप वहाँ पे बना सकते हैं। लाइसेंस इंटीग्रेटर के पास जाने के लिए आपको प्रेस्क्राइब ERP चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, दूसरा एक बंदा जिस बेचारे का वैसे ही मंथली टर्नओवर 1 करोड़ है, 10 मिलियन है और फीस का शेड्यूल उन्होंने आपको दे दिया, वो लाख रुपए इंटीग्रेटर को पे करेगा पर मंथ। जो आप पराल की बात करें वो आज की डेट में फ्री है, जैसे नशा लगाना होता है उनके पास में सब कुछ बेच दिया जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो हमारा फ्री का ऑप्शन है वो हमारा बार उनको लिखे कि छोटे छोटे जो भी है, तो इसका ERP स्टार्टेड को कोई इशू नहीं, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं इनको वो अपनी एंट्री खुद कर सकते हैं। जब कानून में एक ऑप्शन मौजूद है तो वहाँ पे उसको अवेलेबल भी किया गया लेकिन ब्लॉक कर दिया गया। दूसरा इलेक्शन J के हवाले से इसमें इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन है, जब आप लफ्ज़ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं तो एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपके पास हो सकता है 10,000 इनपुट आइटम्स अवेलेबल, यहाँ पे कौन एंटर करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, कोड वाइज है। तो अगर कानून बनाना कमाल नहीं होता, उसका फिजिबल होगा सबसे बड़ा कमाल है। ठीक है, ये इस तरीके से कानून ना बनाया जैसे तावीज़ बना के हमारे गलों में डाल दिए जाते हैं, या कुछ ऐसा मंत्र हमें सिखा दे कि इसको पढ़ते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ना मंत्र पढ़ा जाए ना काम होगा। इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बार एफर्ट्स कर रही हैं तो हमारी जितनी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमसे ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए, बजाय इसके हम चेयरमैन FPR को बार बार रिक्वेस्ट LCCA भी साथ है हमारे, फिक्र ना करें, बड़ा कुछ है अभी तो शुरू हुआ है ना, ये कराची टैक्स बार ये बड़े लोग आ रहे हैं अंदर, आ रही है इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन आई है, आप न्यूज़पेपर देखे भरे पड़े हैं। सर मुझे सारा पता है, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट 1 तो चला सिंपल है, उसमें कोई इतने बड़े इशूज नहीं है, सिर्फ उसका एक वैल्यूएशन का फर्क आ रहा है। जो इलेक्शन J1 है, ठीक है, इसको कोई भी बंदा
जिसके मोर देन वन इनपुट सही कह रहे हैं उसको आसानी से बहुत ज्यादा इसमें कोडिंग बहुत तो ज्यादा एक पॉइंट काइंडली प्रेसिडेंट साहब की जो इंडिविजुअल एंट्री है हमारे इंटीग्रेशन में उसको अलाउ करवाया जाए, वो परमिसिबल है, वो आज की डेट तक इन्होंने ब्लॉक कर रखी है, तो इंटीग्रेटर का होना कोई जरूरी नहीं है। पीआरए ने हमारे एक होटल में ना फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इंस्टॉल्ड करके दिया पीआरए ने कि आप इसको यूज करें, यहाँ तक उन्होंने किया हुआ, ठीक है। तो ये तो आप ये ठीक है सर, FBR needs the data. Why should taxpayer pay the cost? अगर मैं एक बिल जमा करवाता हूँ, ठीक है, लेस्को का किसी का, तो सर्विस चार्ज लेस्को बेयर करें, क्या की बेयर करें? ठीक है, थैंक यू। पॉइंट ले लेते हैं जी। किसी और जी नेक्स्ट जी सर, सर मुझे ये पूछना है कि आवाज़ आ रही है इसमें नहीं आ रही? आपने क्लीन कर लेंगे अच्छा, अगर यार ये जरा चेक ये करो, माइक चेक कर देना, माइक चेक करो। तो वैसे कुछ हम मैन्युफैक्चरर भी हैं और रिटेलर भी हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो तो नेक्स्ट जेल में जाएगा, ठीक है। लेकिन बीइंग अ रिटेलर हम अपनी प्रोडक्ट के अलावा कुछ प्रोडक्ट बाय करके भी रिटेल कर रहे हैं, ठीक है तो क्या मैं H1 भी सबमिट करूंगी एज एन रिटेलर और जे भी जी, करूंगी? डिपेंड करता है। देखें, अगर आप दोनों एक्टिविटी कर रही हैं तो और सिस्टम परमिट करता है कि जी आप दोनों कर सकती हैं, तो फिर आपको देखें, आपने जो प्रोडक्शन वाला डाटा है उसको तो आपने पूरा कर दिया आपने जे के अंदर। अब रह गया जो आपने परचेज किया है, अगर दोनों का स्टॉक ऑब्वियसली सेपरेट होगा, अगर आप परचेज करके भी बेच रही हैं तो उसका फिनिश गुड्स सारा सेपरेट होगा, और जो आप बना के बेच रही हैं वो भी सेपरेट है, तो आपको दोनों, अगर वो सिस्टम लोग करता है तो दोनों करने चाहिए आपको, ऐसे ही जी। और कोई जी? सर ये एनेक्चर H1 में सबका डिफरेंट ये चाह रहा है, किसी की वो सेल उठा लेते हैं किसी एनेक्चर की- से, किसी की सेल उठा लेते हैं, किसी की वो कुछ भी नहीं उठाता, वो ओपनिंग प्लस परचेज को टोटल करके क्लोजिंग में डाल देता है। अब ये बाय डिफॉल्ट है ना, फिर भी मसला है, ये पहले भी लोगों ने इसलिए कहा, हम अब अभी सही क्या है, सबमिट ही ना करें, लोगों ने कंप्लेंट्स की, अभी रोकते नहीं, अभी ऐसे ही गलत चीज इससे कर में रहे हैं। क्लाइंट को परेशान होता है ना कि हमारी रिटर्न नहीं जा रही, टाइम ऊपर तो हो पूरा गया। पाकिस्तान के लिए 29 तारीख हुई थी, था पूरा पाकिस्तान जब प्रेशर करेगा नहीं आ रहा तो खुद ही इसको ठीक करेंगे। वैसे आप अगर नहीं डेट एक्सटेंड होती तो आप अपने खुद से अप्लाई कर दे, टाइम मांग लें उनसे, यदि सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है तो आप हमें टाइम जो है ना फर्दर दे दे। रिटर्न की एक्सटेंशन का टाइम सेल टैक्स के अंदर भी आया हुआ है, इनकम टैक्स की तरह जी। हाँ ठीक है, हम करेंगे। नेक्चर एफ में हमें ये सजेशन दी जाए अभी आपको कि उधर तो कॉस्ट आ जाती है सारी, नेक्चर H1 की बात कर रहा हूँ कि इसमें सेल टैक्स रिटर्न में नेक्चर एफ को उसमें अगर क्वांटिटी का ऑप्शन साथ दे दिया जाए तो हम उसको खुद ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो सेल उठाता है जी। ऐसे ही ये तो मैंने आपको सेशन में कहा ना कि जी उनको चाहिए कि अब देखें, अगर वो कहते हैं नहीं जी मुझे सेल चाहिए तो फिर मुझे मैनुअल एंटर कर देते हैं, फिर तो ठीक है। अगर आप कहते हैं जी फिर आप मुझे ये मत पूछिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक मैच नहीं करता, ठीक है ना, वो फिर अलग है कि अगर चारों अलग अलग है तो मैं अलग दे देता हूँ। अगर आपने फार्मूला बनाना है तो मुझे ये बताइए आप फार्मूले से ड्राइव क्या कर रहे हैं, ना ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो फार्मूला वही है ना, अकाउंटेंट जो स्पेशलिस्ट है, जो जिस फील्ड का बंदा होता है उसको साथ जुड़ा के बनवाएं, यही बात हो रही है, ये मैंने कहा आपको पहले जी। और किसी का नहीं, ये माइक ले सर मेरा क्वेश्चन है कि H1 में जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक है, वो साइड हम H1 नहीं कर रहे, अब मैंने सेल डाली हुई है, ठीक है, नौशाद आप आगे जो मेरी दूसरी पार्टी है उसने अपनी परचेज उठानी है, ठीक है। ठीक है। अब आज लास्ट डेट है, कल अगर परचेज नहीं उठाऊंगा, इमीडिएट में सबमिट नहीं होगी ठीक। तो उसको इनपुट का क्लेम नहीं मिलेगा जी ऐसा ही है। तो इस सूरत में हम क्या भाई अभी यही है ना कि अब या तो वो डेट एक्सटेंड करें या आप अप्लाई कर दें, इसके अलावा तो अभी गलत चीज करने से उसका इनपुट क्लेम तो जाया हो जाएगा ना, उसका तो चालान पेपर निकल आएगा। नहीं, जब वो आपको परमिट करेंगे तो फिर आपको फैसिलिटेट करेंगे ना कि आपके वो सेल डाले अपनी, वो करेंगे ना परमिट आपको कि वो सेल डालेगा तो आपका परचेज आएगा ना, नेक्सस सी फीड करने की वो परमिशन देंगे। तो नेक्स्ट सी तो सबमिट हो जाता है ना, वो सी सबमिट होता है और उसने परचेज भी उठा ली है। एक मिनट, बात सबमिशन की होती भाई, बात सही सबमिशन की होती है, तो करने को तो मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन कल को क्या होगा जब वो आप
जब वो नोटिस आपको देगा कि आपका ये डाटा मिसमैच करता है आपस में, उसका जवाब ढूंढना जरूरी है। फाइलिंग तो कोई भी कर लेगा, मैट्रिक पास बंदा भी कर लेगा, जब वो आगे से काउंटर क्वेश्चन करेगा उसका जवाब आप क्या देंगे? इसलिए पहले इसको समझे कि ये है क्या, खाली फीड ना करें, इसको समझे कि अंदर क्या हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट आईए में जो है हम इनपुट तब हमें क्लेम मिलता है जब पिछला बंदा रिटर्न सबमिट करता है। अब कल ये कम नहीं है, अब मैंने अगर परचेज फाइल उठाई दिया है और उस बंदे की रिटर्न सबमिट नहीं है तो वो मेरा जो है चलान पेबल निकल आएगा, उसका इनपुट जो है वेस्ट हो जाएगा, वो खुद ही रिटर्न में से ड्राइव हो जाता है। ऐसा नहीं है। पहली बात ये तो उसमें ये था कि लास्ट डे जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करता आपका सप्लाई, तो फर्स्ट डे जो फॉलोइंग मंथ है वो आपकी रिटर्न ड्राफ्ट में चली जाएगी। अगर वो इस दौरान भी आपकी अपनी रिटर्न सबमिट करता है तो आपको वो सिस्टम क्रेडिट अलाउ कर देगा, ठीक है। अगर एक फर्स्ट को कर दिया, सेकंड को कर दिया, थर्ड को कर दिया, विद इन 3 to 5 दिनों के अंदर अंदर वो आपका क्रेडिट जो अलाउ कर देता है। अगर वो उस महीने नहीं करता वो अगले महीने आप उनको क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपको पता है ये सारा जो अभी भी सिलसिला है ये एनर्जीज का भी जो हम आपसे गुजर रहे हैं ना काम करने वाले लोग, ये सारे चंद एक लोगों का जो मामला है फेक एंड क्लाइमिंग है। इसलिए बार इस मामले में बड़ा मुहतात रवैया इख्तियार कर दिया है कि कहीं ये इसका मतलब ना लिया जाए कि हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी के इलीगल है। हमने शायद आपकी और अपनी सबकी वर्किंग बढ़ा दी कि कम से कम इस चीज़ को कर्व करें। इसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो मेन एलिमेंट है वो ट्राल के लोग, ठीक है। तो अब उसका हल कहीं जाकर कुछ टेक करना है। एक उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया एक हद तक। अब जाहिर है जहाँ कहीं किसी सप्लायर की रिटर्न पेंडिंग होगी तो जो बायर है उसकी रिटर्न ऑटोमेटिक पेंडिंग होगी। लेकिन ये सप्लाई चेन है, क्योंकि उसने करनी है तो उसने एक्टिव रहना है, तो लिहाजा वो विद इन 2 मंथ उसने मैंडेटरी उसके लिए है कि अगर आप उसने एक्टिव रहना है तो जो रिटर्न उसकी पेंडिंग जब होगी 18 गुजरेगी 19 होगी, डेट नहीं पड़ी तो वो लोग आप अपनी रिटर्न उसका नॉन एक्टिव हो जाएगा। तो उसका तो अपना मामला ख़राब हो गया ना। अगर उसने इम्पोर्ट करनी है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 22% ऐड हो जाएगा, 18% से 4% जो है वो आपको टैक्स पे ऐड हो जाएगा नॉन एक्टिव होने की। तो ये हर बंदे की अपनी लाइबिलिटी होती है। अब असल इस वक्त जो डेटा स्टैंड कराने का मकसद था ये जो हुई भी 2 दफ़ा, इसका पर्पज़ यही था क्योंकि एनर्जी जो है H1 जो है आपके लिए नया है, सबके लिए है तो वो सादा आसान, लेकिन जहाँ कहीं किसी का थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा है तो उन लोगों के लिए शायद मुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल हो गई। अब आपके लिए कल तक का टाइम था, फर्दर आप एक्सटेंशन खुद अलाउ कर सकते 15 दिन की मांग सकते थे। आप जिन लोगों ने ले लिए, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किए कल, क्योंकि लास्ट मिनट जो दिया उस तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक फर्दर 15 दिन मिलेंगे।